थी, मैं घर आई नहीं वापस। सुबह 5 बजे उठ के मैं बगैर खाए पिए आज इस गांव में हूँ, कल उस गांव में हूँ। एक जोड़े कपड़ा था, रात को धोती थी, चेंज करते थे, दूसरे दिन दूसरा पहन। लेकिन राज्य बनने के बाद भी जो है ना, हमारे पहाड़ों में अभी कुछ ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाया है। आज रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। आप गांव में उठा के देख लीजिए कि पहले तो कम से कम फौज में भर्ती होते थे लोग, और फौज भी नहीं है। आप इतनी मैंने कहा, हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो पहले 4 आदमियों के लिए 400 रुपये जमा करने पड़ते हैं, फिर 1 बोतल शराब की लानी पड़ती है, तब जाके मैंने कहा लोग उसको सड़क पे कसने को तैयार होते हैं बीमार। हम कहाँ पहाड़ों में परिसीमन अगर भौगोलिक आधार पे होगा तो ठीक है, जनसंख्या के आधार पर होता है तो हमारी तो एक भी सीट नहीं रहती है वहाँ। मैंने कि राज्य इसलिए थोड़ी बना रखा हमने कि तुम खाओ पियो और लोगों के काम न करो। ये लोग थे, बाकी हमारे साथ बाहर का कोई नहीं था। आज तो पता नहीं आंदोलनकारी कितने हो गए, लोग बन रहा है वो अपने आंदोलनकारियों को। क्या आपको लगता है कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी बन पाएगी? जिस दिन तुम कोई भी नहीं जाओगे उस दिन तुम्हारा आंदोलन खत्म। नमस्कार, पहाड़नामा के एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी गीता बिष्ट जी। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गैरसैंण से थी, तो आपके बारे में जानते हैं आपसे ही। धन्यवाद आपका कि आपने जो है आंदोलनकारियों को याद किया है कि तो ये उत्तराखंड आंदोलन में हम 94 में मैं शुरुआती दौर से गैरसैंण में रही हूँ और वहाँ पे लोगों को गांव से इकट्ठा करके मैं बारी लगा रखी थी हमने लोगों की। आज इस गांव के लोग आएंगे, कल उस गांव के लोग आएंगे, अगले दिन लोगों का घास वगैरह इकट्ठा जो गाँव के वो होती है लोगों की रिक्वायरमेंट, गाँव के दिनचर्या जी। तो उसके लिए पहले दिन से हम तैयारी करके रख देते थे कि भाई कल आप लोगों को गैरसैंण जाना है और आपको ये व्यवस्था करके जाना है। तो हमारे साथ 4 साल के बच्चे भी। अच्छा, आप वहाँ जॉब में थी गैरसैंण में या आप गृहिणी थी? आपका गृह क्षेत्र वो है? मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा गांव कुलखेत है और मैं कुलखेत से बिलोंग करती हूँ। घर आना जाना बराबर लगा रहता था। तब तो आंदोलन में भी मैं भी घर गई हुई थी, तब तक आंदोलन शुरू हो गया। गाँव के लोगों ने। तब आपकी मैरिज हो गई थी? हाँ, मेरे बच्चे सब हो गए थे, बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में। तो मैरिज के बाद गैरसैंण में ही सेटल थी या? मैं देहरादून में किराए पर रहते थे। देहरादून में रहती थी। तो आपका उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ाव या उत्तराखंड से जुड़ाव किस प्रकार से हुआ? मैं असल में घर गई हुई थी, मेरे सास जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित थे जी, तो पेंशन के लिए गई हुई थी। तब तक वहाँ पे ये चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था जी। तो मैंने देखा कि उत्तराखंड राज्य के लिए कर रहे। वैसे तो मैं बहुत पहले से सुनती थी कि उत्तराखंड अलग गठन राज्य के लिए लोग बार बार जो है कुछ लोग लगे रहते थे, तो हमारा उतना रुझान नहीं था क्योंकि कभी पढ़ रहे थे, कभी कुछ था, कभी कुछ था, नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम जब मैं गई तो फिर मैंने कहा जब ये गैरसैंण में राजधानी की बात हो रही है, कौशिक समिति ने जो तय किया है हमको इसमें जोड़ना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं, हमको गैरसैंण के लिए भी हम तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हम तो आ नहीं सकते, लेकिन आप टाइम दे सकती है। तो आपके पतिदेव किस विभाग में कार्यरत थे उस समय? पहले आर्मी में थे। उस समय आर्मी में थे? हाँ, उस समय आर्मी में थे मेरा हस्बैंड। फिर मेरे हस्बैंड जो है स्टेट बनते ही सिविल सर्विस में आ गए थे, लखनऊ में पोस्टेड थे जी। तो लेकिन हमको बोला कि भाई तुम राज्य आंदोलन को छोड़ना नहीं जब राज्य आंदोलन होगा। यहाँ तक कि मैं बच्चों को लेके भी आंदोलन में जाती थी। बेटा मेरा उस समय 2.5-3 साल का था। अच्छा। आंदोलन में जाती थी बच्चों को लेके उनका, तो कभी हमको बंद कर देते हैं यहाँ जेल में, कभी कहीं बंद कर देते थे। तो बच्चे भी मेरे जो है आंदोलनकारी रहे हैं जी। वैसे तो उस समय सब आंदोलनकारी थे। उत्तराखंड का बच्चा जो पेट में भी था वो भी आंदोलन, माँ ने भी ये अपना ही सही है बिल्कुल, तो वो भी आंदोलनकारी थी। हाँ, लेकिन राज्य बनने के बाद भी जो है ना, हमारे पहाड़ों में अभी कुछ ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाया है। आज रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। आप गांव में उठा के देख लीजिए कि पहले तो कम से कम फौज में भर्ती होते थे लोग, और फौज भी नहीं है। आप तो वो अग्निवीर बना दिया, अग्निवीर में जो वीर होगा वही निकल पाया, बाकी और लोग
निकल नहीं पा रहे बिल्कुल और उनका भी 4 साल बाद कोई भविष्य नहीं है। कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, पेंशनें ख़त्म हो चुकी हैं। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, जैसे मैं उसके बाद स्टेट बनने के बाद मैं फिर गांव गई हुई थी जी। बारात गिर गई तो लोगों ने बोला कि भाई वो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। अच्छा। गीता जी, किसी ने कहा कि बुआरी आप जो है, मेरे ससुर जी लोगों ने बोला कि हमेशा नीचे की तरफ से लोग उठते हैं, मेल चौड़ी वगैरह की तरफ से, इस बार जो है आप प्रधान के लिए उठे। मैंने सोचा कि मैंने प्रधान के लिए उठ जाऊँ, भी मेरे अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, किसी को पढ़ाई करने कुछ है। तो मैंने कहा जिला पंचायत में तो थोड़ा काम तो बहुत होता है, लेकिन प्रधान की ड्यूटी ये होती है आप प्रेजेंट गाँव में रहो। तो मैं गैरसैंण गई, मेरे ससुर जी ने मेरा वो भर दिया था पर्चा, हाँ, ग्राम प्रधान के लिए। मैं गोपेश्वर गई और मैंने उसका नॉमिनेशन करा दिया जिला पंचायत का। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई तुमको वोट कोई देगा नहीं, क्योंकि तुम वहाँ रहते नहीं हो। इन जो क्षेत्र चुनाव होते हैं उसमें लोग बाहर के लोगों को प्रेफरेंस नहीं देते हैं जी। मैंने कहा मेरा तो आना जाना लगभग गाँव में रहता ही है। बोला कि नहीं तुम नहीं हो। फिर मेरे ससुर जी ने बोला कि कोई नहीं, 1 महीने, सच्चे ससुर थे मेरे, 1 महीने तुम देख लो, जो भी होगा जीत जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको तो ये रहेगा कि हमारे गांव से कोई जिला पंचायत के लिए उठा। तो मैं गई वहाँ पे और मैं जमानत भी नहीं ले गई थी अपने साथ, वहीं कोई मिल गया था मेरे को गवर्नमेंट कर्मचारी। मैंने उनको बोला हमारे यहाँ के, मैंने कहा मेरा वो भरा दीजिए। तो उन्होंने उसमें साइन की, किसी का मैंने किया, किसी का उसने किया, हो गया। मैंने कहा कौन से हम मेरे को जीतना है। लेकिन जब मैं क्षेत्र में गई, यहाँ पे मेरे मामा जी वहाँ पे गौरपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फुलेन सिंह लिंगवाड़ जी। अच्छा। तो मैं उन्हीं के घर पर आई हुई थी। मामा जी ने बोला कि गीता चुनाव चिन्ह क्या मिला है। मैंने कहा चुनाव चिन्ह, पहले तो मेरे को कप प्लेट मिला था, लेकिन मैंने कहा मैंने देखा कि अल्फ़ाबेटिक अगर ये दे रहे हैं तो मेरे को तो सबसे पहले चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। मेरा नाम गीता है, जो दूसरी कैंडिडेट थे उसका नाम गंगा है। फिर दूसरे दिन उन्होंने भी, निर्वाचन वालों ने अपनी गलती मानी और मेरे को उगता सूरज दे दिया। अच्छा। सुबह 5 बजे उठ के मैं बगैर खाए पिए आज इस गांव में हूँ, कल उस गांव में हूँ। एक जोड़े कपड़ा था, रात को धोती थी, चेंज करते थे, दूसरे दिन दूसरा पहनते थे। मैं घर आई नहीं वापस। अच्छा। तो चलती रही मैं। तो इतना अच्छा सपोर्ट मेरे को लोगों से मिला, मेरे को पता नहीं था कि मैं जीत पाऊंगी। लोगों के घोड़े गाड़ियाँ सब चल रहे थे, वहाँ माइक वगैरह है, और मैं एक थैले में मैंने मतपत्र नमूना जो है मेरे मामा जी ने ही मेरे को छपवा दिया। बेटे से बोला कि भैया वो उठा के जीतना तो है नहीं, भले इसको कहाँ डूबता है इसका सूरज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको तो मेरे को हिम्मत दिलानी चाहिए और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो गलत बात है, आपको हमको उत्साहित करना चाहिए। पर नहीं, जो बाहर रहता है उसको कोई वोट नहीं देता है। मैंने कहा चलो देख लेंगे। तो बहुत अच्छा वोट मेरे को पड़ा। जिन गांव से रोहिड़ा ग्राम सभा है, बहुत बड़ी ग्राम सभा है, वहाँ 600 वोटर था, 550 करीब वोट मेरे को पड़ा है। अच्छा। और हर गांव से मेरे को 35-40, जहाँ मैं जानती नहीं थी, वहाँ का कुनिगाड़ का क्षेत्र था, वहाँ से भी मेरे को अच्छा वोट 32 या 38 वोट मेरे को पड़ा था। तो आप जिला पंचायत जीती? जिला पंचायत जीती, उत्तराखंड बनते ही 2003 प्रथम जो है निर्वाचित हुए थे। चलिए बधाई पंचायतों में, धन्यवाद आपका। और उसके बाद मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे पिताजी ने उस क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है, और अब जो है पिताजी की जगह लोगों ने तुमको दे रखे है, तो तुमको घर छोड़ना होगा। 1 महीने यहाँ रहो, 1 महीने क्षेत्र में रहो, क्षेत्र में लोगों की समस्या लिख के लाओ, शासकीय प्रशासन में जाओ और काम कराए। तो मैंने काम भी काफ़ी किए हैं। जो ये नीचे धुनार घाट से नागचूला खाल बाटाधार तक रोड बने, उसमें कड़पत्या खाल और ये पंचाली वगैरह क्षेत्र आते हैं, पजाना वगैरह, बुखाली, तो पुणखेत और बाटाधार, वो रोड जो है 25-30 किलोमीटर मैंने स्वीकृत कराए। एन रवि शंकर साहब ने बोला, तब वो लोग निर्माण सचिव थे। अच्छा। कि भाई मैडम इतनी मेहनत कर रही है, इनका काम पक्का होना चाहिए, कि मैडम किसी को बताने नहीं, सबसे बड़ी सड़क आपकी कर रहा हूँ। सर मैंने कहा बल कैसे, सड़क क्यों चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा सर मेरा गांव इतनी चढ़ाई पे है, लोग जब 50 किलो का थैला लेके, बोरा लेके पीठ पे चलते हैं तो ये लगता है कि जैसे बोरे के पैर लगे हुए होंगे, इतनी। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो पहले 4
आदमियों के लिए 400 रुपये जमा करने पड़ते हैं, फिर एक बोतल शराब की लानी पड़ती है, तब जाके मैंने कहा लोग उसको सड़क पे कसने को तैयार होते हैं बीमार को। फिर लाने के दिन भी वही स्थिति होती है। तो मैंने कहा इतने दुर्लभ उसमें, मैंने कहा इसीलिए मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में गई थी कि इन परिस्थितियों से मैं एक बार बहुत पहले वहाँ गई थी, ये कुनगांव वगैरह। अच्छा। कुनगांव में देखा मैंने, और अपने गांव में भी देखा, लोग जब बीमार होते थे तो कंडाली वगैरह लगा के, और वो पानी जो आजकल विधियाँ चल रही हैं आयुर्वेदिक, वो ठीक कंडाली लगा के लोगों को बतौर देते थे और लोग ठीक हो जाते थे, मिठाई वगैरह लगा के, वो मंत्र करके ना। तो आस्था थी लोगों की, लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती कि वो आस्था के से भी ठीक नहीं हो पाती हैं। तो मैंने कहा उत्तराखंड राज्य बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जब बहुत छोटी थी, एक बार मेरे पैर में भी चोट लग गई थी, तो 6-7 महीने हो गए मैं बिस्तर पे थी, स्कूल जाना भी बंद हो गया था। तो मैं तलवाड़ी से बिलोंग करती हूँ, मायके से। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने विजय बहुगुणा जी थे सीएम, इनके कजन थे डॉक्टर बहुगुणा, वहाँ ठराली में। अच्छा। इनका ट्रांसफ़र हो गया था अगस्त महीने में। पिताजी ने उस जमाने में चिट्ठी लिखी उनको कि बेटा ऐसा ऐसा है। ये तो मेरे ख्याल से 1960 के आसपास की बात रही है। नहीं, ये थी बहुत 70 के दशक। हाँ 70 से पहले की जी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी उनको, बहुगुणा जी को। तो बहुगुणा जी की फिर चिट्ठी आई कि चाचा तुम उसको लेके वहाँ आ जाओ। उनके घर पे रही मैं कितने दिन, मेरा उनके घर पे, उनके हस्बैंड, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेरे पैर पूर साफ कर ले उनको। मतलब इतने अच्छे लोग थे पहले के डॉक्टर, वो पूछो ना, आज तो लोगों ने बिजनेस बना दिया। लेकिन मैं उनको देखती हूँ बहुगुणा जी का कि बहुत बड़ा योगदान रहा है पहाड़ों में, थराली में भी रहे हैं सारे लोग उनको। डॉक्टर बहुगुणा का। डॉक्टर बहुगुणा। हमने कई परिस्थितियां देखी थी पहाड़ से, इसलिए मैं उत्तराखंड आंदोलन में आई हूँ। और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि भाई हमसे राजधानी अगर गौरखंड बनाना हो, बनने का लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, तो हम जब तक सब लोग साथ नहीं देंगे तो ये असंभव है। तो फिर उसके बाद में उत्तराखंड आंदोलन में बार बार, कभी हम काशीपुर जा रहे हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं रैली में, कभी लखनऊ जा रहे थे, कभी यहाँ। तो आप अकेले जाती थी इतनी जगह, या आप किसी संगठन से जुड़ी हुई? संगठन से, ये चीज में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन था। अच्छा। इसमें हमारे लीडर उस समय सुशीला बलूनी जी होती थी। सुशीला बलूनी। हाँ, तो हम उनके अंडर में, बल्कि मेरे हस्बैंड छोड़ के आते थे उनके पास पकड़ा के, दीदी इसको सुरक्षित घर ले आना, भाई मेरे बच्चे अभी छोटे हैं ने? तो वहाँ से तो हम पहले, जब ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ तब तक तो हम अकेले आ रहे थे। अच्छा। लोगों को, बल्कि 2 अक्टूबर तक आप सिर्फ गैरसैंण से आती थी। तो 2 अक्टूबर की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर कांड में आप दिल्ली वाले आंदोलन में, दिल्ली वाले आंदोलन में जा रहे थे हम। जा रहे थे। तब तक रास्ते में कितने लोग थे गैरसैंण से? महिलाएं कितनी हमारे थी? गैरसैंण से एक गाड़ी तो हमारे बीना क्षेत्र से थी, रोड़ा क्षेत्र से थी, और बाकी 2 या 3-4 गाड़ियां थी हमारे। महिलाएं कितनी रही होंगी? केवल 2 महिलाएं थी, एक मैं थी, एक धूमसा। धूमसा जी। धूमसा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उत्तराखंड आंदोलन में, इनकी पूरी फैमिली का। अच्छा। धूमसा जो है आंदोलनकारियों को खाना खिलाना, वो पैसे किसके पास है उस टाइम पे? हम तो ऐसे चल देते थे। हाँ। लोग खिला देते थे हमको गाँव में जाके कि लो भाई जो बन रखा है वो खाओ तुम, है। हम अपने आप खुद खाना बनाते थे लोगों के घर में जाके। कभी कोई जंगल जा रखा है, कुछ जा रखा है तो भूख वगैरह लगती थी, हम खुद बनाते थे। वो बड़ा योगदान रहा है धूमसा के परिवार का भी, और उनका भी, क्षेत्र की जनता का भी रहा है। तो आप जब गैरसैंण से आई थी 2 अक्टूबर के लिए दिल्ली जाने को, तो क्या आप दिल्ली पहुंच पाई थी, या आप भी मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर से पहले ही हमको, बहुत पहले, ये हरिद्वार के पास से इधर रोक दिया था हमको, हरिद्वार से थोड़ा आगे रोक दिया था, नारसन के आसपास। फिर हम वापस सुना कि वहाँ बहुत मारपीट हो गई है। तो हमारी गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ की बात चल रही थी। तो हमारे ऊपर किसी ने, मसा दूसरी गाड़ी में थी, मैं दूसरी गाड़ी में थी। अच्छा। तो मतलब काफ़ी संघर्ष रहा है हम लोगों का। लेडीज ने हमको वहाँ से विदा किया सबने। किसी ने बोला हमारे बच्चे छोटे हैं, मेरा ये था कि मैं दिल्ली जाऊँगी रैली में, उसके बाद मैं वापस देहरादून बच्चों के पास जाऊँगी। लेकिन 3-4 महीने मेरे बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, बगैर बच्चों के यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने देखभाल की।
फिर गांव से मेरे ससुर जी लोगों ने किसी को भेज दिया था कि भाई वो अकेले मेरे मदन लॉ में मेरे साथ रहते थे मेरे सास जी। अच्छा, तो वो भी जो है काफ़ी बुजुर्ग थे, वो काम नहीं कर पाती थी। मतलब आप जो है कि मुजफ्फरनगर कांड तक नहीं पहुंच, मुजफ्फरनगर तक नहीं पहुंच पाई मुजफ्फरनगर नहीं थी, पहुंची। आप जो है नारसन तक नारसन तक पहुंची थी पहले और थी। नारसन से आपकी बसें जो है गैरसैंण वाली वापस आ गई थी। वापस करा। अच्छा, तो आप उसके बाद फिर आपका जुड़ाव किस प्रकार हुआ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच से? मैं जुड़ाव तो मेरा पहले से हो गया था जी। 92 में एक बार क्या हुआ कि मेरे सास जी पेंशन मिलती थी उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की। अच्छा, तो वो पेंशन लेने गई हुई थी, इतने में वहाँ गैरसैंण में वो हो रहा था, ये इनका शिलान्यास हो रहा था चंद्र सिंह गढ़वाली जी का। जी। तो मैंने लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे है, मैंने कहा हमको भी जुड़ना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी थी आप या उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़ी थी? मैं तब शुरुआत में तो राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़ी थी अच्छा, शुरुआत में। उसके बाद हम 94 में के बाद जो है आंदोलन क्रांति दल में आए 1946-7 करीब में यूकेडी में। अच्छा, तो पर रूड़ी में 2002 से वो यूकेडी वालों का ही वो था, मिशन था। चंद्र सिंह यूके गढ़वाली जी की मूर्ति का वहाँ पे होना कराना वो यूकेडी की देन थी। तो मैं तब से लगा लीजिए कि भले मेरे को तब उतनी समझ नहीं थी राजनीति की, मेरे भले पारिवारिक मेरी मदर भी समाज सेवा में रही है और मेरे पिताजी भी रिटायरमेंट के बाद जो है समाज सेवा में लगे रहे। तलवाड़ी डिग्री कॉलेज उन्हीं की देन है। उन्होंने पेंशन आए और पेंशन आते ही सीधे लखनऊ का रुख किया। अच्छा, कि मेरे को जो है हमारे पहाड़ में बच्चे कोदा का नाला खाएंगे, अपना मंडवा झंगोरा खा के और डिग्री करके रहेंगे यहाँ पे, चाहे रोजगार मिले ना मिले। और अच्छा डिग्री कर लेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर वो बाहर जाते हैं, हर माँ बाप की हैसियत तो नहीं होती बच्चों को बाहर भेजने की, बिल्कुल है। तो मेरे पिताजी ने डिग्री कॉलेज जो है उनकी जो पेंशन मिलती थी उससे, और उनका एक सहयोगी थे शंकरलाल, तो 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है तलवाड़ी डिग्री कॉलेज की स्थापना में। हरीश रावत जी जानते हैं बहुत ढंग से अच्छा, कि चौहान जी का कितना योगदान। यहाँ सचिवालय में एक जेपी जोशी थे और एक नैथानी जी थे। जी। तो मैं सचिवालय में किसी की उसके लिए गई थी कि इनका ट्रांसफर करा दीजिए, कोई मेरे रिलेशन में थे, उनको लकवा पड़ गया था। अच्छा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तब से इतनी बार की चाय पी ली आप लोगों ने, इतने बार का नाश्ता खा लिया आप लोगों ने, लेकिन हमारे फाइल नहीं निकाल पा रहे आप लोग, क्या बात है। तो मैंने कहा राज्य इसलिए थोड़ी बना रखा हमने कि तुम खाओ पियो और लोगों का काम न करो। तो उन्होंने मेरे को पहचान दिया, शायद जोशी जी ने मेरे क्लास फेलो रहे होंगे कभी बचपन में 6-7 में। अच्छा, जेपी जोशी जो बाद में एक मामले में जेल में भी रहे। जेपी जोशी तो वो हमारे यहाँ के हैं, थराली के हैं वो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गीता तुमने मेरे को पहचाना। मैंने कहा नहीं, तो उस जमाने में सब बच्चे थे, हम कहाँ किसको ध्यान आता, बहुत लंबा टाइम हो गया था। उन्होंने पहचाना, फिर उन्होंने करवाया वो काम हमारा कि तुमने इतना राज्य बनाया है। लेकिन आज मैं बोलती हूँ राज्य की बनाने की जो अवधारणा थी ना, पूरी तरह चेंज हो चुकी है। पहाड़ आज भी रीते हो चुके हैं, इतना पलायन के देहरादून में अभी परिसीमन की बात आ रही है। हम कहाँ पहाड़ों में परिसीमन अगर भौगोलिक आधार पे होगा तो ठीक है, जनसंख्या के आधार पर होता है तो हमारी तो एक भी सीट नहीं रहती है वहाँ, बिल्कुल एक भी सीट नहीं रहेगी। तो ये तो पहाड़ों के साथ सरासर जो है बहुत ही अन्याय हो रहा है। न हमारे बच्चों के पास रोजगार है, न महिलाओं के पहले तो कम से कम बीटीसी वगैरह करके लोग निकल जाते थे बीएड करके, अब बीएड करके भी ये एग्जाम दो वो एग्जाम दो वो एग्जाम दो, नहीं निकल पा रहे हैं बच्चे। तब बड़ा सरल सिस्टम होता था, ट्रेनिंग होती थी, ये बात नहीं थी कि ट्रेनिंग नहीं होती है। आज स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं जब जिला पंचायत रही, मैंने काफ़ी स्कूल खोले अपने क्षेत्र में, कई का उच्चीकरण करवाया। अच्छा, आप 2003 में जिला पंचायत रही, उसके बाद भी आपने कोई फिर चुनाव लड़ा? मैंने दोबारा लड़ा तो था वहीं से। अच्छा, लेकिन दोबारा जिला पंचायत का ही चुनाव? तो मैंने इस उससे लड़ा था कि अगर हम पैसा पूछा तो मेरे पास था नहीं, लेकिन मैंने उन लोगों ने जिद की कि वैसे आपने इतना काम कर रखा है, सड़कें बना रखे, हम दोबारा चाहते हो। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो तुम मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ा दो। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा के लिए ठीक है, आप जो पैसा कितना लगाएंगे आप, विधानसभा में तो पैसा लगता है। भाई मैंने कहा पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैंने जिला पंचायत खरी में लड़ा है। ये मैं लोगों ने बोल दिया, मेरा 3000 रुपये 4000 रुपये भी खर्चा नहीं आया है उस टाइम पे। या खाली वो ये पर्चा था और एक पोस्टर मेरे हस्बैंड ने भेज दिया था, वो भी ये थे जो प्रिंटिंग प्रेस सागर वाले कौन है
यहाँ पे गुप्ता जी। वो भी पर्चे भी उन्होंने बोला कि नहीं मैडम आंदोलनकारी है, तो 500 पर्चे उन्होंने और 500 पोस्टर जो है उन्होंने अपनी तरफ से पहले मेरे आदेश भाई साहब में, तो वो बल्कि मेरे हस्बैंड ने कुछ दिया उनको कि नहीं आपका वर्कर काम कर रहा है तो ज़्यादा दिन लेते हैं तो इतना दिन, तो आदेश जी ने मेरे को पर्चे दिलवाए थे, वो पोस्टर दिलवाए थे, पर्चे मामा जी ने दिलाए दिए थे, जिसमें खर्चा नहीं हुआ कहीं नहीं। मैंने खुद अपना गोंद लगाया, एक डिब्बे में कहीं भी आटा उबालती थी, मैदा उबालती थी और उसको जो है 2 किलो के डिब्बे में भर के ख़त्म हो जाता था, मेरे स्टेशन पर दे के फिर लोगों को कहता उबालती। तो ये असल में जो चुनाव मैंने लड़ा था वो एक बहुत प्योर चुनाव था, असल में चुनाव था। न किसी का पैसा लगा, न किसी को पड़ गया। रात को कहीं लोग टिकती थी में लोग खाना भी खिलाते थे, मिठाई भी लगाते थे कि भाई बुआरी लड़ रही है चुनाव, पैसा नहीं होगा। मैंने कहा पैसे क्या करने, मैंने खाना आप खिला देते हैं, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। आज तो मैं बोल रही प्रधान का चुनाव इतना, और जगह मैंने प्रधानों को देखा, जब मैं वहाँ जाती थी मैंने कहा मैं थोड़ी जीतूँगी, इनके हाथ में इतना शराब चल रही है, बीड़ी के गुबार चल रहे हैं, आदमी दिखता ही नहीं था, सिगरेट के चल रहे हैं, खाना पक रहा है 35, 40, 50 लोगों का खाना पक रहा है, तो वो खर्चा फिर लोग इसका भी खाया उसका भी खाया और आखिर में वोट किसी और को दे दिया। तो आज की जो चुनाव की प्रक्रिया है, मेरे को वही लगता है कि मेरे को कैसे लोगों ने वोट दिया, उस समय फ्री का वोट मिला है मेरे को। तो मैंने भी फ्री होकर, मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब लोगों ने तुमको बगैर पैसे के वोट दे रखा तुमको काम करना है, तो मैंने कड़पत्या खाल से लेके धनार घाट वाली सड़क तो बनाई, उसके बाद मल्लीसोनी की रोड का वो भी करवाया, क्या बोलते हैं शासनादेश करवाया। जब वर्तमान में आप गैरसैंण जाती हैं? जाती तो हूँ। अच्छा, तो गैरसैंण तब के गैरसैंण और आज के गैरसैंण में आप कुछ फर्क महसूस करती हैं? अस्थायी राजधानी बनने के बाद और वर्तमान? स्थायी राजधानी तो नाम लिखना ही नहीं चाहिए हमको, तो स्थायी राजधानी ही लिखना चाहिए और स्थायी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा पहाड़ वासियों का एक उद्देश्य था। सारा पहाड़ का लोग आया था, उस दिन पहाड़ का आदमी था, बिल्कुल कि गैरसैंण राजधानी हो रही तो पहाड़ का लोग आए थे, हमारे साथ कोई प्लेन के नहीं थे। प्लेन के लोगों में मैं देहरादून में भी रही हूँ, आंदोलन में वहाँ भी रही हूँ, तो हमारे साथ पहाड़ों में तो खैर जो लोग रहे होंगे वो जुड़े होंगे हमारे साथ, लेकिन यहाँ देहरादून में एक था बब्बू बिंद्रा और एक खलिक था मुस्लिम में, और एक खलिक अहमद, एक लताफत हुसैन, 2 लोग हमारे साथ। लताफत हुसैन जो अभी भी यूकेडी में सक्रिय है, ये लोग थे, बाकी हमारे साथ बाहर का कोई नहीं था। आज तो पता नहीं आंदोलनकारी कितने हो गए, कैसे हो गए, जो बन रहा है वो अपने आंदोलनकारियों को। हमारे तो बच्चे भी थे आंदोलनकारी, लेकिन हमने उनका चयन नहीं हो पाया। कैसे कैसे लोगों के पूरे एक परिवार के 9, 10, उस समय 10 लोग हमको बैठने को नहीं मिलते थे धरना स्थल पे। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि रोज जाया करो, जिस दिन तुम कोई भी नहीं जाओगे उस दिन तुम्हारा आंदोलन खत्म। जिस दिन वहाँ पे धरना स्थल लाई की रिपोर्टें जाती रहती हैं कि भाई लोग नहीं चाहते हैं। तो हमारा ये था, हमने गैरसैंण में भी लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया कि आप लोग जो है गैरसैंण से तो कम से कम एक विधायक आना चाहिए यूकेडी का, तो लोग ये समझेंगे कि हाँ वहाँ के लोग चाहते हैं। भले एक गैरसैंण के विधायकों में से नहीं होता है, सब जगह के लोग अगर पहाड़ों में यूनिटी करें तब जाके बात बन गई। लेकिन अभी इन्होंने राजधानी के मुद्दे पे अस्थायी की बात कर दी है, पहाड़ों और वे खाली हो गए। एक अभी महाराज जी बोल रहे थे, सतपाल महाराज जी की बारात घर बना देते सफेद हाथी, इसको बारात घर, मतलब इतने, जबकि वो उस समय बोल रहे थे कि आंदोलन में रहे हैं वो, तो उस समय उनको ये लोग चाहते थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाए। आज वो जो है इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है कि बारात घर कर रहे हो तुम, पर्यटन को बोल रहे हो। पर्यटन के लिए हमारे पास इतने अपार संभावनाएं हैं पहाड़ों में। तो मैं तो कई जगह जा रखी हूँ जहाँ मैं बोल रहे हमारे लोग खाली बैठ के ना ऐश कर रहे हैं यहाँ जनता के पैसे पे। हम माचिस के डिब्बे से लेके टोटल हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, मंथली ऐश कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं है, उनको कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं है, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का सब कुछ मिल रहा है। जनता सारे टैक्स भरते भरते मर गई है। अच्छा, आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गई? हम ज़्यादा दिन तो नहीं रहे, पर जैसे सुबह बंद कर देते थे हमको जी, शाम को छोड़ देते थे। कहाँ, गैरसैंण में या देहरादून में? गैरसैंण में भी रहे हैं हम। गैरसैंण में तो अस्थायी जेल नहीं होते थी, ऐसे रहते थे।
लेकिन यहाँ देहरादून में मैं कंटिन्यू कई बार मतलब आप देहरादून और गैरसैंण दोनों जगह राज्य आंदोलन के दौरान सक्रिय रही हैं। सक्रिय रही। तो देहरादून राज्य में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान ऐसा कोई वाकया जो आपको बार बार याद आता हो? ये जब गन्ना सेंटर में वो हुआ था ना, हमारा धरना प्रदर्शन था जी, वहाँ लोगों ने महिलाओं के बाल जो ये थे ना, पुलिस वाले हमारे बाल खींच के इतने इतने बाल आए थे, तो बड़ा लगता है हमको ना, ऐसे मारा है लोगों ने हमको बंदूक के बटों से कि पता नहीं कैसे बच गए हम लोग। मेरे ख्याल से वो गन्ना सेंटर वाले जो धरने का आह्वान तो महिला प्रगतिशील महिला मंच के बैनर तले किया गया था शायद। तो सब थे उस समय, ये नहीं होता था कि महिला मंच है, वो तो बाद में हुआ कि महिला मंच का अलग, शुरुआत में तो सभी इकट्ठे हुए, सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अंतर्गत ही सभी लोग इकट्ठे होते थे। बिल्कुल। हाँ, गवर्नमेंट कर्मचारी था हमारे साथ, बेरोजगार था, छात्र था, महिलाएं तो कंटिन्यू होती थी। कई महिलाएं जो जिनको मैं बोल रही थी उत्तराखंड राज्य अलग बनना है क्या है उसका पता नहीं था, लेकिन उनको सिर्फ ये था कि भाई हमने पहाड़ों से यहाँ शिफ्ट कर लिया है और आज भी हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, अलग राज्य बनेगा तो क्या पता हमारे पहाड़ों के दिन भी लौटेंगे और हमारे बच्चे भी रोजगार के लगेंगे। महिलाओं को लगता था कि भाई रोजगार राज्य बनेगा तो रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, हमारी जो है कुछ सहूलियतें बढ़ेंगी, कुछ जो है कृषि क्षेत्र में कोई नई चीजें आएंगी तो कुछ संघर्ष बढ़ेगा। बल्कि मैं जब वहाँ से लोगों को लेके आती थी ना, गैरसैंण गाँव से लोगों को लेके आते थे, तो मैंने बोला लोगों को, वो समय हमको पता भी नहीं था हम मंडुआ झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, वो सिंपल सा अपने गाँव के भाषा में मंडुआ झंगोरा ही था उसमें। आज झंगोरा लापता हो गया है, मंडुआ लापता हो गया है। बिल्कुल। पहाड़ों में बंदर गांव घर मैंने अपने गांव में इतने टाइम हर साल में 2 बार पक्का जाती थी, पहले तो ज्यादा जाती थी, खेती भी संभालती थी अपनी, किसी को देनी है तो दे देती, घास के टाइम पे जाती थी। मेरे ससुर जी को एक 65-70 नाली का प्लॉट जो है स्वतंत्रता संग्राम होने सेनानी होने के नाते मिला हुआ था। अच्छा, गैरसैंण में ऊपर कुणखेत गांव है हमारा, वहाँ पे मिला हुआ। उस समय ससुर जी को वहाँ काशीपुर दे रहे थे। ससुर जी ने बोला कि भाई मेरे भाई बंद है, सब छूट जाएंगे, मैं अलग हो जाऊंगा, ये है दुख सुख में सब लोग अपने लोग चाहिए ना। पहले लोगों में जुड़ाव था, बिल्कुल। आजकल तो लोग बोलते हैं कि कोई दिखना ही नहीं चाहिए रिश्तेदार, बिल्कुल, लेकिन उस समय जुड़ाव था, लोगों में लगाव था कि भाई मेरे हैं। तो प्लॉट भी है हमारा, उसमें मैं कभी किसी को दे देते थे, हम बीच में कोई देखने वाला नहीं था तो लोगों को संभाल के आती थी। फिर मकान भी हमारा पुराने टाइप का है, अच्छा, तो पाथर वाला है, अच्छा, तो उसमें भी देखना पड़ता था बरसात के टाइम पे कहीं सीलन। और कुछ आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहें, उस दौर की कोई गैरसैंण की कोई ऐसी? लोगों में एक भावना थी, जोश था, पीड़ा थी कि भाई हमने राज्य बनाने, चाहे हम खाना खाए कुछ न करें, लेकिन हमारा राज्य बनेगा तो हमको रोजगार मिलेगा। आज वो पीड़ा खत्म हो चुकी है। कई मुद्दे रहे हैं, कई बार रात को हम जंगलों में फंस गए, वहाँ बर्फ गिरी होती थी इतनी, वो बर्फ में रह गए, जूते नहीं, कुछ नहीं, कपड़े नहीं होते थे, मतलब बहुत बुरा टाइम हमने देख रखा है उत्तराखंड आंदोलन का। तो उसके बाद जब जिला पंचायत बनी में तो तब भी ऐसे था, पर ऐसा है कि जो ठीक सक्रिय कार्यकर्ता थे जिला पंचायत में, उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया है। किसी ने स्कूल खोले हैं, किसी ने, अब मैंने खजूर खाल से लेकर दुर्गा देवी है एक इलाका, तो वो मंदिर का है, बहुत सुंदर है, वहाँ से पूरा हिमालय का व्यू दिखता है। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत छोटे छोटे बांज के पेड़ हो रखे थे, ओक के पेड़। और अगले बार गई मैं तो वो ओक के पेड़ गायब थे। अगले बार मैंने वहाँ पे दुर्गा देवी के मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाने की बात की, तो मैंने 20 लाख के 25 लाख रुपया वहाँ के लिए, 20 लाख शायद 20-21 लाख रुपये वहाँ के लिए मंजूर कराए। कुछ ठेकेदार रखा गया, कुछ दूसरा रखा गया, कुछ तीसरा रखा गया, डेवलपमेंट कथा से होना है, फिर भी कराए मैंने। आज जो कमीशन की प्रथा चल रही है ना, नेताओं को इतना बड़ा पैसा मिल रहा है, इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं, स्टेट बनने के बाद जो है, जो कभी प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता आज वो प्रदेश चला रहे हैं। बिल्कुल। तो सोच ही नहीं है किसी की, सोच होती तो आज हमारे पहाड़ी स्तर में पर्यटन, हमारे पर्यटन केवल धार्मिक पर्यटन पे चल रहा है हमारा प्रदेश। भाई बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ पे जब लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया, तो उस तरह 2013 में हाल देखा होगा आपने। कहीं भी पिछली बार जो आपदाएं आई है, वो जब नंदा देवी रात जा रही थी तो साथ साथ आपदा भी आ रही थी, साथ उसी टाइम का है, आप देख लीजिए उस टाइम को। क्या आपको लगता है कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी बन पाएगी? बननी चाहिए सर,
ऐसा है, ये श्रेय किसी न किसी को तो लेना पड़ेगा और बननी चाहिए। पहाड़ का वो कुमाऊं और गढ़वाल का मध्यस्थ क्षेत्र है। कल कोई महिला मिली थी मेरे को, बीजेपी की अपने को फाउंडर मेंबर बता रही थी, आरएसएस, तो बोल रही थी गैरसैंण कहाँ है, क्या है, वो तो एक किनारे है। मैंने कहा मैडम आपने शायद देखा नहीं होगा, अगर आप फाउंडर मेंबर है तो आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो गैरसैंण के मध्यस्थ क्षेत्र। ऐसी कौन महिला थी जो बीजेपी की फाउंडर महिला मेंबर थी और जिन्हें गैरसैंण का पता नहीं है? पता नहीं है, वही तो मेरे को तो ताजुब हुआ कि कम से कम हम और उत्तराखंड से जुड़ाव रखते हैं। उत्तराखंड से जुड़ाव रखते हैं या। तो वो बोल रही थी कि गैरसैंण को दो, तो मैंने कहा गैरसैंण अगर दो वो सेंट्रल प्लेस है, बस नहीं उत्तरकाशी वालों के, मैंने कहा उतना ही उत्तरकाशी वालों के लिए उतना ही पिथौरागढ़ वालों का। बिल्कुल, पिथौरागढ़ से अगर आदमी आता है तो मैं कई बार सचिवालय जाते थे, पिथौरागढ़ से लोग आते थे, रोते रहते थे बाहर, इनको पास ही नहीं मिलता था अंदर जाने का। तो मैंने उनको बोला, भाई मैं एक बार वो है मुख्य सचिव साहब के पास गई थी, तो मैंने कहा सर कम से कम लोगों के सबके तो रिश्तेदार नहीं बैठे हैं अंदर, उनको आप फ्री करवा दीजिए कि भाई जो भी आता है दूर से आता है उसको मिलवा दीजिए। मैंने कहा जो आता होगा काम से, नहीं भी है, मैंने कहा तो लोग इतना खुश होके तो जाते हैं कि भाई हम अपनी बात कह के आ गए। बिल्कुल है, काम हो ना हो, मैंने कहा काम तो किसी ने के नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोग अपनी बात तो कह सके, वो खुश होके जाते हैं कि फलाने मंत्री से मिल के आ गए, हम फलाने से तुम अंदर ही नहीं जाने देते हो। अच्छा, अब जो है थोड़ा वार्ता को समापन की ओर ले जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप गैरसैंण से लगातार जुड़ी रही हैं और आपको उस क्षेत्र का पहला जिला पंचायत सदस्य रहने का सौभाग्य भी मिला है, जो कि कभी ना कभी उत्तराखंड राज्य की एक स्थायी राजधानी होगी। ठीक, तो तब का गैरसैंण और आज का गैरसैंण आप क्या फर्क महसूस करती हैं? फर्क ये है कि कई जगह सड़कें नहीं थी, सड़कें बन चुकी हैं, आज थोड़ा लोगों को सुविधा हो गई है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। डिग्री कॉलेज खुले हैं, उनमें 4-5 सब्जेक्ट डाल दिए थे, बाकी तो किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, वो बाहर ही आ रहे हैं अपने बच्चों को। प्राइमरी स्कूल आपके बंद हो चुके हैं, तो एक सड़कों का फायदा मैं देखती हूँ, बाकी कोई फायदा क्षेत्र की जनता को नहीं हुआ। अच्छा, जो क्षेत्र के युवा हैं या क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनमें गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रति क्या आप जागरूकता का एहसास होता है आपको? बहुत अब लोगों को होने लग गया है, आज तक तो नहीं था, लोग ऐसे राजधानी नहीं बननी है, लेकिन लोग अब समझ गए कि वास्तव में राजधानी अगर पहाड़ों में बनती है, हमारे गैरसैंण में बनती है, तो भाई किसी का दुकान चलेगा, किसी का पानी बिकेगा, किसी का सब्जी होती है गांव में इतनी ज़्यादा, किसी की सब्जी बिकेगी। और जो गैरसैंण के चारों तरफ का इलाका है, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, आपके ये अल्मोड़ा क्षेत्र हो गया और चमोली हो गया, ये डेवलप तो होंगे ही, इसके साथ साथ जो है और अभी हाल फिलहाल में अगले कुछ समय में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए गैरसैंण से कोई आंदोलन शुरू होता है, तो क्या आप एक बार फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में उसमें सक्रिय होना चाहेंगे? आज भी सक्रिय हूँ मैं तो आज भी लगी रहती हूँ, जहाँ पे उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात होती है, जहाँ पे कोई गैरसैंण से संबंधी बात होती है, मैं हमेशा रहती हूँ। बल्कि लोग कई बार बोलते हैं कि अभी मैं गई थी, एक दिन एक मीटिंग थी आंदोलनकारी की, आ रही थी, इस बस में ठोक दिया। यहाँ पे तो यातायात व्यवस्था भी इतनी खराब हो गई है कि आदमी न पैदल सुरक्षित है न गाड़ियों में सुरक्षित है। देहरादून 2 महीने में रही हूँ बिस्तर पे पड़ी हुई। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया था, मीटिंग से ही आ रही थी। तो आपको चयनित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है मेरे को। संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ फर्क महसूस करती हैं 1994 वाला उत्तराखंड और वर्तमान का उत्तराखंड, जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे और आज जब हम एक अलग राज्य हैं, तो क्या कुछ फर्क महसूस होता है आपको? सर फर्क ये महसूस होता है कि पहले हमारे गांव भरे होते थे जी, खेती होती थी हमारी जी, और हमारे घरों में लोग संसाधन थे, कम से कम 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का लोगों को राशन सब्जी घर में हो जाती थी। अब बाजार में अब हो रखी गाड़ियाँ, अब ला रहे लोग बाहर से, पहले तो टोटल गांव में होता था राशन पानी, सब मेहनत करते थे, आज मोबाइल में ख़त्म करवा दिया। आज जो है ये पहले टीवी का टाइम आया, टेलीविज़न का, तो टेलीविज़न ने ख़त्म करवाया। आज महिलाओं के हाथ में मोबाइल है, बाँस के पेड़ पे चढ़ रही है। पहले गांव से घी बाहर जाता था बिकने को, 5-5, 6-6 भैंस होती थी, गाय होती थी लोगों की, तो आज वो सब खत्म हो चुका है। बहुएं सब बाहर, चाहे वो उसका हस्बैंड कहीं होटल में काम कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, लेकिन बहू को वह गैरसैंण प्रॉपर में रहना है, देहरादून में रहना है,
पति के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आज बिहार के लोग यहाँ से कमा के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम उनमें एक काम करने की प्रवृत्ति तो है। हमारे लोगों में काम करना, हम अपने घर में काम करते हैं, लोग बोलते हैं वो तो मिट्टी में काम कर रही हो, तो खुद ही इतने बड़े अधिकारी की बीवी होते हैं, आंदोलनकारी होते हुए। ये तो हमारे लिए सौभाग्य से हमको इतना मिल गया है काम करने के लिए है। आज से लोग टके हुए हैं कुछ मुल्क के अंदर, फ्लैटों के अंदर 5-5 विश्व के मालिक बने हुए यहाँ, और हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है। ये सब सरकार की देन है जो आज हमारे प्रॉपर्टी को बर्बाद करना हो रही है ना। ये सब इतने मंत्री बन के विदेश जाते हैं ये कि हम फलाने चीज़ सीखने जा रहे हैं, अलाने चीज़ सीखने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने विदेश में सीख के। मैं सिंगापुर गई थी, सिंगापुर में देखा इतना अच्छा सिस्टम है, कहीं एक कूड़ा नहीं, कचरा नहीं। आपके तो देहरादून में सिंगापुर आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में? नहीं, मेरी बेटी रहती थी, बेटी की पोस्टिंग थी। अच्छा। तो वो बैंक में है, तो बैंक से उसका फॉरेन पोस्टिंग था, तो सिंगापुर में थी। तो मैंने इतना अच्छा सिस्टम देखा ना वहाँ। आपको अगर एक दिन भी फालतू हो गया ना तो सीधे आप जेल में होंगे, अंदर होंगे, और कोई पुलिस नहीं होती वहाँ। बाहर कुछ नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको सामान आ जाएगा सीधे आपके घर में। आप थूक नहीं सकते कहीं पे। यहाँ तो मैं बोल रही, राजधानी का नाम पे पूरा कबाड़ इसको बोल रहे हैं। अभी नगर निगम, महानगर कहाँ महानगर है, यहाँ राज्य की हालत इतनी खराब है कि आप कूड़े कचरे के ढेर एक दूसरे के घर के अंदर। हमारा खुद पहाड़ी इतना मेहनती था, यहाँ के लिए कम हो गया है। बाहर के लोग हमारे झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, यहाँ तक खाना भी बाहर के लोग बना रहे हैं। पैसा हो गया लोगों का। लोग पहाड़ों में इतनी अच्छी अच्छी हवेलियाँ है, हमारे पहाड़ों में इतने अच्छे खोली वाले घर। तो पैसा होना तो प्रगति का निशानी है ना। लेकिन पहाड़ों को भी संभालो ना, पहाड़ों को भी संभालो। प्रगति के निशानी तो निकम्मा बना रहा है पैसा लोगों पे, प्रगति नहीं हो रही ना फिर उसमें प्रगति पे कहीं कुछ। चलिए, आपने जो है उत्तराखंड राज्य के संघर्ष को देखा है, आप जिला पंचायत सदस्य रही हैं, आपने अपने व्यक्तिगत उससे विदेश की व्यवस्थाएं भी देखी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर उत्तराखंड राज्य को लेकर भविष्य में उत्तराखंड राज्य में गैरसैंण राजधानी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन होता है, या फिर उत्तराखंड राज्य को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का कोई संगठन किसी विशेष संघर्ष का आह्वान करता है, तो आप उसमें अवश्य सहभागिता करेंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। आप कम से कम आपने हमारे पहाड़ की पीड़ा को हमको जो है फिर मेरे को याद दिला दिया कि हम वास्तव में पहाड़ के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए। मैं रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं रहती हूँ। मैं तो लोगों को बोलती हूँ अपने घर में आप प्याज उगाओ, आप लहसुन उगाओ, बाहर बेचो उसको। हमारे घर का जैसे ऑर्गेनिक कहाँ मिलेगा? आज ऑर्गेनिक के नाम पे लोग ठग रहे हैं यहाँ बाजारों में। मैंने पिछली बार जो है ये होटल था, लेमन होटल अजंता के पास, वहाँ एक मार्केट लगा। तो मेरी बेटी ने बोला, 2018 की बात है, कि मम्मी वहाँ चलते हैं घूमने। तो हम गए वहाँ। तब से वहाँ पे कोई जनरल साहब की वाइफ थी और एक ब्रिगेडियर वाद की वाइफ थी। उन्होंने बोला आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैंने कहा मैं तो पहाड़ से गैरसैंण से हूँ, लेकिन यहाँ देहरादून में, कि आप हमको ज्वाइन करिए। मैंने कहा किस उस पे कि आप कुछ बना के लाइए। तो मैं अपना पहाड़ी नमक जो होता है उसको पीस के ले गई। दूसरी बार एक 50 रुपए का उन्होंने एक स्टॉल दे दिया, 50 रुपये हमको देना था उनको। अपना टेबल ले गई, नमक पीस के ले गई सिलबट्टे पे। तो मेरा उसके बाद लॉकडाउन लग गया। मतलब जनवरी मैंने शुरू किया था और 18 मार्च को शिक्षक को लॉकडाउन लग गया था। तो मैंने 28,000 का नमक बेचा है उस टाइम से। इतनी डिमांड लोगों की आने लग गई। तो मैंने लोगों से बोला तुम बनाओ, हम खरीदते हैं। ये नहीं कि उसमें अगर मार्केट दूर है। संतरे होते हैं हमारे यहाँ, ठेकेदार ले जाते हैं 20 रुपये कट्टा, 25 रुपये कट्टा। अगर यहाँ कितना महंगा हम खरीद रहे हैं। फल हमारे, मेरा खुद इतना बड़ा बगीचा है, लेकिन अब हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बंदर सब फल फूल तोड़ ताड़ के। मेरा तो मायके में भी इतना बड़ा बगीचा था सेब का, उधर पूरा ग्वालदम तलवाड़ी जो है फल बेल्ट की। हाँ, उस बेल्ट में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, सब्जी तक नहीं हो पा रही। सारे दिल्ली के बंदर इकट्ठे करके, हरिद्वार के बंदर इकट्ठे करके इन्होंने गाँव भेज दिए। तो ये बंदरों पे सबसे पहले जंगली जानवरों पे कंट्रोल होना चाहिए। लोग हल लगाते हैं, एक हल का जो है लोगों को कितना पैसा देना पड़ता है, एक फसल का 8-10 हज़ार रुपये दे रहे। और उसके बाद तुम एक पाथेरी 1-2 किलो भी अनाज घर के अंदर नहीं ला ही नहीं रहे लोग, जा ही नहीं रहे। खेत में गाय चरा देते हैं क्योंकि उसमें जो है कुछ है ही नहीं। भालू अलग आता है, सोना अलग आता है, सुअर अलग आता है। आलू होता था हमारे पहाड़ों में, मैंने खुद देखा हमारे घरी में कुकली से लगाते थे अपनी मम्मी के घर में। तो कम से कम 20 बार के आलू बेचते थे हम लोग। सारे रिश्तेदार उस समय सारे रिश्तेदारों को एक एक कट्टा देने के बावजूद हम लोग
घरों में वहाँ का जो बड़ा फार्मर था वो तो आलू का सेट होता था। उस जमाने में ये नहीं होता था कि पैसे का सेट वो, कोई दाल का सेट हो गया, कोई मंडवा झंगोरे का सेट हुआ। ढाकर आती थी हमारे यहाँ, ढाकरों में लोग भर के ले जाते थे, वो हमको और चीज़ लेके देते थे, जम्मू फरान वगैरह ला के देते थे, जड़ी बूटियाँ, और हम लोग उनको शौका लोग जब आते थे जी। तो हमने हर टाइम, हमने बहुत पीढ़ियों का टाइम देख लिया है बिल्कुल, और हमको हर चीज़ याद आता है। सब कुछ खत्म हो गया, अब गांव में मंडवे की रोटी नहीं बनती। मैं जब जिला पंचायत बनी या इलेक्शन में जब जाती थी, मैं 96 से बराबर गांव में जाते रही हूँ, और ये वोट वगैरह के लिए ना लोगों के साथ भाई प्रचार प्रसार में जाते थे। मैं लोगों को बोलती थी भाई हम मंडवे की रोटी अपने आप बनाते हैं, पर मैं मंडवा खाने, लोगों ने बोला इतना बड़ा घर है कि और मंडवा रोटी खाने। मैंने कहा तुम जानते नहीं उसकी वैल्यू क्या है, वो कितनी बढ़िया चीज़ है, आप लोग उसको छोड़ रहे हैं, गलत बात है। अब जाके लोग शुरू कर रहे हैं, लोग सड़े, और जो अनाज कहीं नहीं बिकता है वो हमारे पहाड़ों को भेज दिया जाता है। इतना सड़ा आटा आता है, इतना सड़ा चावल आता है कि 2 दिन में उस पर कीड़े लग जाते हैं। आटा गूंदिए आप, उस आटे में पता नहीं क्या मिला होता है, उसी समय वो रोटियां खाने लायक नहीं होती है। ज़रा देर बाद अगर गरम गरम खानी तो खा ली, ज़रा देर बाद आप खा नहीं सकते हैं उसको। तो दुर्भाग्य है हमारे नेताओं का भी और हमारा भी, और हमारे ये जनता का भी, जो गैरसैनी की कोई बात नहीं कर रहा है। विदेश जा रहे हैं हम, ये पद्धति सीखने जा रहे हैं, ऐश करने जा रहे हैं सब विदेशों में। आपने क्या लागू किया है पहाड़ों पे? पहाड़ों पे कोई चीज़ लागू नहीं हो पाई है आज तक। बिल्कुल, जो विदेश से सीख के आए हैं। एजुकेशन देख लीजिए, खत्म हो गया। देहरादून एजुकेशन का हब था पहले, आज देहरादून में सारे मर्डर हो रहे, स्कूल में बच्चे स्मैक वगैरह सारा खा रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है सरकार का। सरकार ने विकास तो कहीं भेजा नहीं है। गांव गांव जो है शराब की दुकान है। एक बार एक शराब वाले को हमने थोड़ा क्या, खनसर में खुल रही थी दुकान, वहाँ पे हम सड़क पे रह गए। मैं खनसर गई हुई कि विपिन त्रिपाठी जी का मेरे को वो था कि दीजिए आप जो है, इस समय की बात है हाँ, कि आप जो है गैरसैण वहाँ का गन लेके आएंगे खनसर का। तो हम गए वहाँ, उसके बाद वहाँ शराब की दुकानें खुली। आज घर घर गांव, मेरे गांव में 11 फैक्ट्रियाँ थी कच्ची शराब का। तो मैंने एक बार पकड़ाया, वहाँ पे कोई शर्मा जी थे या कौन थे, SDM, मैंने उनको बोला ऐसे मैंने कहा मैं आज गाँव जा रही हूँ, आप जो है पीछे से कल भेज देना, सिंपल सिविल ड्रेस में भेजना लोगों को। बिठाया उन्होंने मंदिर के सामने, लोगों ने उसके शराब के केन भर के रख रखे, भले गंदा जल है साथ से। और उनको मैं इशारा भी कर रही, मैं डायरेक्ट बोलती तो वो मेरे को एक कूट देते। उन्होंने बोला इलेक्शन के टाइम पे लोगों ने उसको वोट मत देना, क्योंकि वो हमको ना शराब बनाने देगी ना वो कुछ करने देगी। तो ऐसा है कि कई चीज़ें हैं, डेवलपमेंट शराब से नहीं होता है। फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए गांव में। हमारे यहाँ 12 महीने जूता पहना जाता है, चप्पल पहने जाते हैं, पहाड़ों में स्वेटर पहनी जाती है। हाँ, उसके लिए स्वेटर की फैक्ट्री हम लुधियाना से मंगा रहे हैं। तो यहाँ भी तो लग सकती है। मैंने कई बार लोगों से प्रश्न देखा है कि यहाँ लगाइए आप, उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है, ये पड़ता है। करना ही नहीं चाहते, न नेता करना चाहते हैं, न लोग करना चाहते हैं। न लोगों को करके दे दिया जाए तो कैसे नहीं करेंगे लोग। बिल्कुल, साधन और प्रशिक्षण हो तो सब कुछ हो सकता है। सकता है। चलिए, उत्तराखंड पर आपसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर कुछ होता है तो आप पुनः सक्रिय। बिल्कुल, हम गैरसैंण राजधानी के लिए मैं कटिबद्ध हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा हम तैयार है। चाहे हम हमारा लोग कोई मेरे साथ पे कोई बीजेपी में चले गया, कोई कांग्रेस में चले गया, मेरा एक उद्देश्य था कि गैरसैंण राजधानी में, भले मैं गैरसैंण के हूँ इसलिए नहीं, लेकिन मैंने पूरे पहाड़ों की पीड़ा को देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वास्तव में पहाड़ में राजधानी होगी तो किसी को रोजगार मिलेगा, कोई 4th क्लास में लगेगा, कोई कहीं लगेगा, कोई कहीं लगेगा। अच्छा तो सोच पड़ेगी भाई। लोग बोलते हैं कि राजधानी बनेगी, हॉस्पिटल कहाँ से आएगा, ये कहाँ, ये देहरादून में कौन से लोगों ने गवर्नमेंट ने खोल रखे इतने सारे लोग तो खुद लेके आए हैं ना। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग अपने आप भागे भागे फिरते हैं। और जो स्थिति आज देहरादून में 25 साल में हो गई है, शायद गैरसैंण में वो स्थिति 50 या 100 साल बाद आएगी, वो भी नहीं आएगी। हमको न जंगल काटना होगा, हमारे पास बड़े बड़े मैदान हैं। हमारे कुणखेती के ऊपर जो है एक अनसुईया है, बहुत बड़ा फील्ड है ऊपर पहाड़ों में, आपका एयरपोर्ट वहाँ बन सकता है आपका। अब कल मेरे को कोई बोल रहे थे वहाँ तो रेलवे नहीं है, मैंने कहा असम वगैरह कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे रेलवे नहीं है, लेकिन वहाँ राजधानियाँ चल रही हैं। तो हम लोगों ने एक सोच बना दी ना, आपसे सुना कि भाई वहाँ रेल नहीं है। पहले ज़माने में रेल थोड़ी, हमारे तो मेरे टाइम पे खुद जब मेरी शादी हुई थी 84 में, तो हम गैरसैंण आते थे, राशन पिट्ठों में बोक के ले जाते थे घर।
कुणखेत। तब कोई सड़क नहीं थी, कुछ नहीं थी। सड़क थी, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थी, उस समय बनी थी सड़क। तो हम धुनार घाट से राशन अपने गांव पिट्ठू में ले जाते थे। है घोड़े थे लोगों के पास। अच्छा, तो संसाधन सब होते हैं, ये थोड़ी ऐश करो, ऐश के लिए थोड़ी बनता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का सेवक है, उसको जनता के लिए काम करना चाहिए कि वास्तव में इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट क्या है, हमको क्या करना है। वो कुछ नहीं हुआ। फिर जहाँ आवश्यकता होती है, आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी गैरसैंण में तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि पहले सरकार प्रतिबद्ध हो कि गैरसैंण में राजधानी बनाई जाए। ठीक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।